कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त हमें एक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना पड़ता है, जिसको हम गुडविल का नाम देते हैं, और कंप्यूटेशन माइट बी ऑफ कैपिटल रिजर्व। ये जो एडजस्टमेंट है इसकी आप मुझे नेचर बताओ। क्या ये एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द डाटा जो डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पर होता है उसी पर है, या ये करंट ईयर डाटा पर बेस्ड होता है? ये करंट ईयर डाटा पर बेस्ड एडजस्टमेंट है या टाइम ऑफ एक्विजिशन उसके डाटा पर बेस्ड होता है? टाइम ऑफ एक्विजिशन या करंट ईयर? डेट ऑफ एक्विजिशन। जो चीज डेट ऑफ एक्विजिशन पर है तो वो एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर सेम रहेगी या नहीं रहेगी? सेम रहेगी। तो उस एडजस्टमेंट को क्या नाम देंगे? परमानेंट एडजस्टमेंट या करंट एडजस्टमेंट? परमानेंट। चलिए, क्या मेरे को इसमें एक में से एक नंबर मिला? मैं भी यही समझ रहा हूं कि ये परमानेंट होती है। ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़, नहीं लिखना कुछ नहीं भरतपुर। नंबर 2, फिर हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए जो इनकी इक्विटी एट्रीब्यूटेबल है, करंट ईयर प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा, 10 में से एक नंबर दिया, कोई बात नहीं, आधा नंबर। हाँ, आईसीएआई की चेकिंग करोगे तो एक में से 0 भी हो सकता है, एक में से आधा भी हो सकता है। इक्विटी एट्रीब्यूटेबल की बात हो रही है। क्या ये एडजस्टमेंट भी इक्विटी की परसेंटेज के बेस पर इक्विटी और कैपिटल रिजर्व में जो राइट है, करंट ईयर प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, करंट ईयर। अरे रुक जाओ पाली, अब सारे ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, मुझे पता है, थोड़ी सी चीजें तो बताओ। मैंने बोल दिया मैं करंट ईयर प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, करंट ईयर प्रॉफिट्स के शेयरिंग की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी ओनली, जो डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पर थी। बताओ जरा, वो परमानेंट में आएगा या करंट एडजस्टमेंट में आएगा? बोलो। अगेन परमानेंट एडजस्टमेंट्स में आएगा। इसके लिए भी मेरे को 1 आउट ऑफ 1 मिलते हैं। नंबर 3, इंट्रा ग्रुप इंडेटेडनेस, उनको हमने सेट ऑफ कर दिया। इंट्रा ग्रुप इंडेटेडनेस उनको हमने अप सेट ऑफ कर दिया। होल्डिंग डेटर थी, सब्सिडियरी क्रेडिटर थी, सब्सिडियरी डेटर थी, होल्डिंग क्रेडिटर थी, हमने इसको सेट ऑफ कर दिया। क्या ये टाइम ऑफ एक्विजिशन से कोई लिंक रखता है? नहीं रखता। तो इसका मतलब ये कौन सी एडजस्टमेंट बनेगी? करंट एडजस्टमेंट बनेगी, करंट एडजस्टमेंट। ठीक है। नंबर 4, इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड, मैनेजमेंट फीस पेड और रिसीव्ड, एक ने दे रखा है दूसरे ने ले रखा है, इसका सेट ऑफ कर दिया। ये भी क्या बनेगी? करंट एडजस्टमेंट्स बनेगी। ये बात हमने कल सारी डिस्कस की थी और इसके मैंने बहुत सारे और एग्जाम्पल लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है इसके ऊपर कमिंग एग्जाम में। एग्जाम्पल कल मैंने बड़े सारे करा दिए थे, बट एक बार बुक से रीडिंग इसकी जरूर करनी है, तो वो रीडिंग मैं अब आपको करवा रहा हूं। हाँ संबलपुर, ये कल हो गया था,
तो वही एक बार कल वाली बात रिवाइज करा रहा था। ओल्ड न्यू दोनों में देखें जरा। और इसका एक क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है मई 18 के एग्जाम में, वो भी आपके साथ डिस्कस करना है। तो ये दो चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। पेज नंबर 9.5 पर दिखाएं, विजुअलाइजर दिखा दो। करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कौन सी हैं? Those adjustments which are made in the accounting period जिसके लिए आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहे हैं। परमानेंट एडजस्टमेंट्स कौन सी होती हैं, पहले मैं मीनिंग करा रहा हूं। Those adjustments that are made only on the first occasion or subsequent occasion when there is a change in the shareholding of a particular entity which is consolidated. Okay. Types of adjustment. पहले परमानेंट की बात कर लूं, दो ही हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी। हजरतगंज मैं कराता हूं, आपकी बुक्स का इशू क्या है कल पता करा पाऊंगा, आज तो बेटा संडे है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, वाइल कंसोलिडेशन, एक कंपनी में गुडविल आ गई हजरतगंज और दूसरी कंपनी में कैपिटल रिजर्व आ गया, तो एफआर में क्या करते हो? बताओ, क्या उनको आपस में सेट ऑफ कर देते हो? नेट ऑफ कर देते हो? कर देते हो। लेकिन क्या इसका डिस्क्लोजर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपको अलग अलग डिस्क्लोजर देना चाहिए या नहीं? पटना, इंदौर, जोधपुर, अलवर, पाली, मुजफ्फरनगर देना चाहिए, देना चाहिए। एंड ऑडिटर को यह चीज वेरीफाई भी करनी चाहिए। तो देखो, इसका एक पॉइंट नीचे है वेरिफिकेशन में, while working out permanent consolidation adjustment, goodwill may arise in one subsidiary and capital reserve may arise in case of another subsidiary. Set off कर दें, it's okay. The parent may choose to net off these amount to disclose a single amount in the balance sheet where permitted by the FRF. Auditor को क्या verify करना है? Auditor should verify the gross amounts of goodwill and capital reserve arising on acquisition of various subsidiaries have been disclosed in the notes. Notes में इन सब के disclosures दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए? अच्छा, इसके अलावा क्या आपको गुडविल, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इनकी कैलकुलेशंस को, इनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज को वेरीफाई करना है? बिल्कुल करना है। प्री एक्विजिशन रिजर्व पर फोकस रखना है, ये तो मेन है। प्री एक्विजिशन रेवेन्यू नेचर का रिजर्व भी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन में किस कैटेगरी में आता है? हां जी, बटिंडा नोट्स में अलग अलग। प्री एक्विजिशन रेवेन्यू नेचर का रिजर्व कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन में कैपिटल माना जाएगा, रेवेन्यू माना जाएगा? कैपिटल नेचर का माना जाएगा, रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा? कैपिटल नेचर का। तो आपको प्री एक्विजिशन रिजर्व पर स्पेशल अटेंशन देनी है। प्री एक्विजिशन रिजर्व की एप्रोप्रिएट एलोकेशन करनी है पेरेंट और माइनॉरिटी के बीच में। एंड जो चेंजेस हुए हैं आफ्टर परमानेंट कंसोलिडेशन, changes that might have taken place in consolidation adjustment on subsequent acquisition या disposal, उसको भी चेक करिए। तो मैंने आपको ये पहले परमानेंट का कराया और इसका एक क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है 2 बार।
मई 13 में एंड नवंबर 15 में। मीनिंग क्या है? 2 बार ये थ्योरी में क्वेश्चन आया है। मीनिंग, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, वेरिफिकेशन पॉइंट। मीनिंग बताओ क्या है? मीनिंग मीनिंग those adjustments that are made only at the time of occasion of acquisition of shares or subsequent acquisitions, जब चेंज होता है या डिस्पोजल। ठीक है, कितनी तरह की होती हैं एडजस्टमेंट? 2। गुडविल कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन एंड इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी। वेरिफिकेशन के पॉइंट, नंबर 1, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड विद द गुडविल कैपिटल रिजर्व एंड द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पहला पॉइंट। प्री एक्विजिशन रिजर्व का डिस्ट्रिक्ट का अमाउंट, उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन रखना है। एंश्योर प्री एक्विजिशन रिजर्व एप्रोप्रिएट तरीके से एलोकेट हुआ है, सबसे उसमें होल्डिंग में एंड माइनॉरिटी में। नंबर 4, गुडविल और कैपिटल रिजर्व की आपस में यदि नेट ऑफ कर दी गई है तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द डिस्क्लोजर्स दैट आर मेड इन द नोट्स टू अकाउंट। इंड एस के बेस पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा यही आंसर दें, क्योंकि स्टडी मटेरियल ने यही लिया है गिरीश पार्क। हो जाएगा याद? मीनिंग, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड द वेरिफिकेशन पॉइंट। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, दिखाया भी है मैंने आपको, मई 13, नवंबर 15 में। अब मैं आपके साथ बात करता हूं करंट एडजस्टमेंट्स की। हिंदी वाले बच्चे कैसे करेंगे? मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप सारी टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में लिखें। करंट एडजस्टमेंट्स जो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर की जाती हैं उनको करंट एडजस्टमेंट्स का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल, ये बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, यहां से आप 1-2 छोड़ना भी चाहो छोड़ सकते हो। जैसे इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, अनरियलाइज्ड इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट्स और असेट एक्वायर्ड और ट्रांसफर्ड। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यदि इंग्लिश टर्म्स, अपने जो मेन टर्म्स है उनको इंग्लिश में लिखते हैं, कोई नंबर नहीं कटता। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में नहीं लिख सकते। इंट्रा ग्रुप इंडेटेडनेस, adjustments relating to harmonizing the different accounting policies, adjustments to financial statement for recognized events जो बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट तक के हैं, करंट पीरियड के ही होंगे, एवरी ईयर चेंज होंगे। एडजस्टमेंट्स फॉर द इफेक्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस between the date of component balance sheet and date of auditor's report। ऑडिटर रिपोर्ट कौन सी मैं बात कर रहा हूं, स्टैंड अलोन की या कंसोलिडेशन की? ऑडिटर रिपोर्ट किसकी बात कर रहा हूं, स्टैंड अलोन की, कंसोलिडेटेड की? कंसोलिडेटेड की। फॉरेन कंपोनेंट के केस में जो गैप कन्वर्जन की एडजस्टमेंट्स हैं वो क्या बनेंगी? फॉरेन कंपोनेंट के केस में गैप कन्वर्जन की एडजस्टमेंट्स करंट एडजस्टमेंट्स बनेंगी। मूवमेंट इन इक्विटी सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन, यदि इक्विटी के प्रोपोर्शन में कोई चेंज आता है। एंड डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट, क्यों? जो आपने ये ऊपर इतनी एडजस्टमेंट्स की हैं, प्रॉफिट आपने ज्यादा किए हैं, कम किए हैं, इंटरेस्ट हटाए हैं, आपने मैनेजमेंट फीस नेट ऑफ की है, अनरियलाइज प्रॉफिट हटाए हैं, उनके कारण डेफर्ड टैक्स में जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो सब क्या कहलाती हैं? करंट एडजस्टमेंट्स कहलाती हैं। तो ये 9 एग्जाम्पल यहां पर दिए हुए हैं। वेरिफिकेशन जब आप करेंगे इन्हीं पॉइंट्स को आपको वेरीफाई करना होगा। ऑडिटर शुड वेरीफाई क्या इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट किया गया है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज यूनिफॉर्म रखी गई है। जोधपुर
यूनिफॉर्मिटी को हार्मोनाइजेशन का नाम दिया जाता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी यूनिफॉर्म। क्या डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के यदि हार्मोनाइजेशन पॉसिबल नहीं था? क्या आपने एडजस्टमेंट्स की हैं हार्मोनाइजेशन के लिए? क्या वो एडजस्टमेंट्स प्रॉपर हैं या नहीं है? क्या गैप कन्वर्जन की एडजस्टमेंट्स एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है? माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट एप्रोप्रिएटली कंप्यूट किए गए हैं या नहीं किए गए? डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट्स वेदर दे आर एप्रोप्रिएट और नॉट? एंड इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द सब्सिडियरी उस डेट से लिया जाए जिस डेट से हमने कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो परमानेंट पे है, लेकिन करंट ईयर के प्रॉफिट्स में जो शेयर है माइनॉरिटी का संबलपुर, वो करंट का पार्ट बनेगा या परमानेंट का पार्ट बनेगा? करंट ईयर के प्रॉफिट में जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी का शेयर है, वो करंट का पार्ट बनेगा या परमानेंट का? करंट का। तो देखो, जब परमानेंट में माइनॉरिटी की बात आई तो मैंने इक्विटी वर्ड यूज कर लिया है यहां पर। नाउ ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, जोधपुर आएंगे, तुम्हारे यहां हवेली पर ही आएंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन का आंसर दो जोधपुर। हवेली की बातें छोड़ो और जरा क्वेश्चन पढ़ो। मई 18 में 5 नंबर का आया है। एच कंपनी लिमिटेड होल्डिंग है, 2 सब्सिडियरी हैं आर एंड एस। एच कंपनी लिमिटेड एसएलएम पर डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। इसकी एक सब्सिडियरी, 2 है सब्सिडियरी आर एंड एस। एस ने डब्ल्यूडीवी फॉलो किया, आर ने एसएलएम फॉलो किया, लेकिन कंपोनेंट अकाउंटिंग को यूज नहीं किया हाई वैल्यू के लिए। क्वेश्चन बताता हूं क्या है। होल्डिंग की 2 सब्सिडियरी हैं आर एस। होल्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है एसएलएम पर। एक सब्सिडियरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है डब्ल्यूडीवी पर। दूसरी सब्सिडियरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है एसएलएम पर, लेकिन कंपोनेंट अकाउंटिंग नहीं कर रही। सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए। सोच समझ कर जवाब दीजिए। एज ए ऑडिटर में क्या कमेंट करूं? पहले तो मुझे इसकी बात बताओ, क्या मुझे यहां पर इसको एसएलएम पर कन्वर्ट करवाना चाहिए? पहले तो इसकी बात करो जरा, एस की। कोई रिक्वायरमेंट है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम। सही कहा। इट इज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी। Method of depreciation is an accounting estimate, not an accounting policy, and accounting estimates may be different. तो दैट मीन्स एस के रेफरेंस में कोई इशू नहीं है। एस के रेफरेंस में कोई इशू नहीं है। मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर दिखा देता हूं एस का। क्वेश्चन नंबर 13। There can be different methods of estimating depreciation for property, plant and equipment
if their expected pattern of consumption is different. और as per Ind AS 8, accounting policy, change in accounting estimates and error, a change in method of depreciation is a change in accounting estimate. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आ जाओ आगे. इसने तो SLM ही यूज कर रखा है, अब कोई दिक्कत है क्या बताओ? आर ने तो SLM ही यूज कर रखा है, लेकिन कंपोनेंट अकाउंटिंग नहीं कर रखी, रादर ब्लॉक बेसिस पर काम कर रखा है. क्या मुझे असेट्स को, जो उनके मेजर अलग अलग कंपोनेंट हैं जिनको सेपरेटली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, क्या उनकी अलग अलग डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करनी चाहिए थी या नहीं? या पूरे के पूरा एक हाई वैल्यू एसेट्स का ब्लॉक बनाया, इकट्ठा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, इज इट ओके? इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है क्या? सेक्शन 32 चल रहा है क्या? ब्लॉक ऑफ एसेट्स चल रहा है क्या कि आप कंपोनेंट अकाउंटिंग नहीं करोगे? इनकम टैक्स थोड़ी चल रहा है सेक्शन 32. क्या कंपोनेंट अकाउंटिंग रिक्वायर्ड है? यस. शेड्यूल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये कहते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग मस्ट है, आपको करनी पड़ेगी. अब बताएं, ऐसी सिचुएशन में जब आर ने कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन बता नहीं रखे, मैं कंसोलिडेट कैसे करूंगा? कि इसका डेप्रिसिएशन इस असेट का कितना है, इस असेट का कितना है, इस असेट का कितना है? जो हम कंसोलिडेशन करते हैं वो लाइन बाय लाइन करते हैं या नहीं? क्या कंसोलिडेशन लाइन बाय लाइन होगा? हाँ, लाइन बाय लाइन होगा. इस असेट के साथ इस असेट का डेप्रिसिएशन ऐड होगा. तो आपने मुझे अलग बताया नहीं, तो मैं कंसोलिडेशन कैसे कर पाऊंगा? हाँ, आपका डेप्रिसिएशन का तरीका अलग है. ये SLM पर करता है, ये WDV पर करता है, बट मुझे दोनों असेट्स के डेप्रिसिएशन पता है, मैं उनको जोड़ दूंगा. हाँ लक्ष्मी नगर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिफरेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पर HS कंबाइन कर दो. लेकिन आर के केस में SLM तो यूज हुआ. प्रॉब्लम क्या है? मुझे अलग अलग कंपोनेंट के डेप्रिसिएशन नहीं पता. तो क्या कंसोलिडेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. ऐसी सिचुएशन में व्हाट वी नीड टू डू, क्या हमें पहले इसको कंपोनेंट अकाउंटिंग पर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा? क्या हमें पहले आर को कंपोनेंट अकाउंटिंग पर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ये कंसोलिडेशन हो पाएगी? यस. तो वी शुड एडवाइज द मैनेजमेंट कि आर की कंपोनेंट अकाउंटिंग के बेस पर सेपरेट क्लासिफिकेशन करवाइए एंड ओनली आफ्टर दैट कंसोलिडेशन पर जाइए. ठीक है. एस लिमिटेड में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो कंसोलिडेट आराम से हो जाएगा. मेथड अलग अलग है, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो इसका डेप्रिसिएशन है बेशक WDV पर है, कंसोलिडेट कर दो, लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिफरेंट एस्पेक्ट पर है, डिस्क्लोजर दे दो बस. एस में तो कहा ही नहीं बटिंडा की कंपोनेंट नहीं हुआ. ठीक. इसके साथ ये वाले टॉपिक को भी हमने कर दिया खत्म. पेन अच्छी क्वालिटी के बाय कर लें. लो, रिनोल्ड ठीक रहेगा. चलिए जी, अब आपके जो जो डाउट हैं वो अब आप मुझे बताते जाएं. नाउ आई विल टेक इंडिविजुअल डाउट्स. लाल कोठी, एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी. इक्विटी शेयर कैपिटल में उनका कितना पोर्शन है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में उनका कितना पोर्शन है? कैपिटल रिजर्व में उनका कितना पोर्शन है? लाल कोठी. पाली, पेज नंबर 8.1.